नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मेरी ये बिसात नहीं है कि मैं परिचय कराऊं, मैं सीधे नाम लेके स्वागत करता हूं भाऊ तोरसेकर का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाऊ, 5 राज्यों विधानसभा के चुनाव, उनके तारीखों की घोषणा हो गई और सबसे जो ज्यादा चर्चा में रहा है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इलेक्शन होंगे, ये घोषणा हो गई। 4 मई को नतीजे आ जाएंगे और जैसे ही ये घोषणा कल हुई उसके बाद आचार संहिता वहां लागू हो गई और इलेक्शन कमीशन ताबड़तोड़ वहां के प्रशासनिक अमले को, पुलिस के अमले को बिल्कुल मथ रहा है। डीजीपी बदल दिया गया, वहां के चीफ सेक्रेटरी बदल दिए गए, बड़े कलकत्ता के पुलिस जो महकमे के सबसे बड़े अधिकारी उनको बदल दिया। यानी इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरीके से इस मोड पर आ गया है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। ममता बनर्जी जिन्होंने एसआईआर की लड़ाई को एक दूसरे मुकाम पर ले जाने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट से उनको लगातार ताबड़तोड़ निराशा मिली। आज अगर हम केवल उनकी अपनी सीट यानी भवानीपुर सीट की बात करें तो जिस भवानीपुर सीट में 48,000 नाम पहले ही काटे जा चुके हैं, तो अगर नंबर्स देखें तो ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट हार रही हैं। एसआईआर का केवल इतना असर है और केवल भवानीपुर नहीं बल्कि ऑन एवरेज 25,000 मत हर विधानसभा सीट में माइनस हुए हैं। तो ये पहला करारा झटका ममता बनर्जी के लिए। और अब आप कैसे देखते हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को, क्योंकि इससे पहले जब बात हुई थी तो आपने जो आकलन दिया था उस आकलन के हिसाब से नेक टू नेक थे, यानी दोनों बराबर थे। आज की स्थिति अब क्या कहती है? ओवर टू यू भाऊ प्लीज। पहली बात तो यह है कि मैंने पिछली बार नेक टू नेक बोला था, वो मैंने चुनाव की तैयारी के बारे में बोला था, लेकिन उस वक्त भी मुझे गारंटी नहीं थी कि चुनाव हो गए। मेरा असेसमेंट ये था ये चुनाव होने वाले नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि एसआईआर कंप्लीट नहीं होता तब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी। और अगर 7 मई के पहले नहीं होती, यानी 7 मई के पहले अगर नई विधानसभा नहीं आती तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसलिए चुनाव दिवाली के बाद हो गए बंगाल में, ये मेरा असेसमेंट था, वो गलत साबित हुआ। और ये तो मानना पड़ेगा जो हम पॉलिटिकली असेस करते, लेकिन हर जो डिसीजन मेकर है उसके तरीके से हम नहीं सोच सकते। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मोदी जी हो, शाह हो या ममता हो, उनके दिमाग में घुस जाओ, उनका दिमाग हैक करो, ये कैसे सोच रहे, मेरा तरीका वो होता है। तो अमित शाह इतने कॉम्प्लिकेटेड सोचने वाले हैं कि इन्होंने टिपिकली हमारी मराठी एक कहावत है, कात्रजचा घाट दाखवणे, इस ढंग से सोचा होगा। जिन पर आरोप लगता है कि ये गुजराती है, मुंबई को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा आरोप किया जाता है हमारे मराठी अस्मिता वालों का, लेकिन एक्चुअली मराठी शिवाजी महाराज के समय की बात है, उससे वो कहावत बनी है, कात्रजचा घाट दाखवणे। हुआ ये था कि शाइस्ता खान जो पुणे पर कब्जा करके बैठा था और लाल महल में था, उस पर अचानक गिने चुने मावड़े लेकर, जो योद्धा लेकर शिवाजी महाराज ने हमला किया था। और अगर मुगल फौज खड़ी हो गई तो ये जिंदा नहीं बचते थे, तो इन्होंने एक चालाकी की थी। अब पूना से सातारा की ओर जाओगे तो सातारा की ओर जाते वक्त एक बड़ी पहाड़ी है जिसको कात्रज बोलते हैं, तो वो कात्रज का जो घाट है वो चढ़कर निकल जाना, आगे जाकर उतर जाओ। तो उन्होंने क्या चालाकी की थी, इधर हमला किया, शाइस्ता खान पर भी हमला हुआ, उसकी उंगलियां टूटी थी। तो मुगल फौज जागरूक हो गई और देखने लगी, तो अचानक उन्होंने देखा कि कात्रज के घाट पर मशाल लेकर एक झुंड दौड़ रही है। तो उन्होंने समझा हाँ वही तो है। वो पूरी की पूरी मुगल फौज वहां चली गई और दूसरे रास्ते से शिवाजी महाराज और उनके योद्धा निकल गए। और वहां जब पहुंचे तब देखा कि बैलों के सींगों को मशालें बांधी थी और झुंड को भगा दिया था घाट में। तो झुंड तो दौड़ रही थी, दूर से देखो तो मशाल दौड़ रही है। तो उससे वो कहावत बनी कि कात्रज का घाट दिखाना।
तो ममता को, यानी कि आप मिसलीड करो, दूसरे ही रास्ते पर पहुंचा दो आपको। तो पूरे मुझे लगता है कि एसआईआर का मामला इस ढंग से चला, उसमें ममता फंसती गई। उसको एक तरीके से अमित शाह ने कातरस का घाट दिखाया कि वो लड़ती वहां रही। एक बात समझो, आप जब चुनाव लड़ते हो तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या होता है? आप 2020 मैच में उतरो, आप लिमिटेड ओवर्स वनडे क्रिकेट में उतरो। जब टूर्नामेंट होती है तो आपको जो दिन तय करके दिया है उस दिन तो आपको खेलना है। बिल्कुल। इतने ओवर्स तय हुए तो उसमें डकवर्थ लुइस नाम का एक रूल होता है, जो बाद में खेलेगा और बीच बीच में बारिश वगैरह हुई तो ओवर्स घटाए जाते, और घटाए ओवर्स में इतना रन निकल, तो रन का जो रेट है वो हमेशा बदलता रहता है, क्या करे। तो ये मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई वोटिंग लिस्ट अगर क्लियरली तैयार नहीं है फिर भी चुनाव घोषित हुआ है। अभी कुछ 45-40 लाख वोटर्स है जिनकी ये छटनी चल रही है। तो ये 23 अप्रैल तक होगा। आपको पता है कि उसमें बॉलर कौन है? आपको पता है कौन गली में खड़ा है, कौन स्लीप में खड़ा है, कौन लॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग ऑन पर खड़ा है? आपको पता नहीं। बॉलर कौन है आपको पता नहीं। आपको बैट लेकर बैटिंग करनी है, और ओवर्स कितने बचे पता नहीं। उसको डकवर्थ लुइस बोलते ना। जी जी। तो ममता वहां फंस गई कि भाई ओवर्स 50 है, ये बात दिमाग से निकाल दो। जो खेले जाएंगे उतने, उसमें ज्यादा से ज्यादा रन्स करने हैं। जितने बॉल डाले जाएंगे उसमें जो रेट मिलेगा उतना आपको स्कोर बनाना है। उसको क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पूरी की पूरी 50 ओवर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाती रही। अब सामने क्या आ गया? नहीं, डकवर्थ लुइस है, वो तैयार होता रहेगा, तुम बैटिंग के लिए निकल जाओ। जैसे बीच में बारिश होती है तो पूरे 50 ओवर खेलने की गारंटी नहीं होती। अब ये जय शाह का बाप है, ये अभी मेरे समझ में आया। जय शाह तो इंटरनेशनल क्रिकेट का अध्यक्ष है और उसका बाप हमारे देश का गृह मंत्री है, जो ममता के साथ ये सब खेल कर रहा है। तो इन्होंने पॉलिटिक्स में भी, चुनाव में भी डकवर्थ लुइस लाया है। ममता को एक काम, ये उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं थी। क्यों उलझी रही? जो कुछ बचेंगे, जो अब देखो जितने वोटर होते 80% ज्यादा से ज्यादा करते, 20% तो करते नहीं। आप 100% के लिए क्यों लड़ती रही? जो उस दिन वोटिंग को आएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे पलड़े में वोटर आने चाहिए, ये आपका टारगेट होता है। आपको टारगेट ही पता नहीं है, आपको खेल के रूल्स मालूम नहीं है। तो ये पूरी की पूरी उलझी रही। और अब बचा कितना है, देखो कितना टाइम बचा है। बाकी के आपने जो बोला एवरेज 25,000 वोटर कम हुए, वो बाजू में रखो। सीधे गेम देखो, सीधे गेम में भी आप ममता हार चुकी है वो, क्योंकि वो गलत राह पर चली गई। मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम में बोला था, इसको हेमंत सोरेन बनना जरूरी था, ये केजरीवाल बन गई। केजरीवाल कोर्ट में उलझा रहा, हेमंत सोरेन ने बोला आए पुलिस, चलो उठा के लेके जाओ। भैया को चीफ मिनिस्टर बना, पत्नी को पार्टी सौंपी, चुनाव के पहले छुटकर आ गए, जीत गए, क्योंकि उसको चुनाव जीतना था। और खेल हो या चुनाव हो, रूल से जीतना पड़ता है, रूल से ममता बोलती है तो मैं तो रूल बदल दूंगी, नहीं बदले जाते भैया। वहां सबसे बड़ी गलती ममता की वहां हो गई कि उसने अपना टाइम गवा दिया। उसने अपना टाइम गवा दिया और उसको अमित शाह का जो जाल था, जो दाव था, वो समझ में ही नहीं आया। ये एसआईआर पर जूझती रही। आपको एसआईआर जीतना नहीं है, वो चुनाव आयोग का काम है।
परफेक्ट वोटर लिस्ट होना ये चुनाव आयोग का काम है, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ना स्टालिन का है, ना पिनियारी विजन का है। उनसे उनको उन्होंने क्यों नहीं पंगा लिया, ये क्यों? लेकिन अमित शाह को मालूम था कि इसको जरा भी दादागिरी करते ऐसा दिखाओ, ये गुस्से में पंजा निकालेगी और उसमें भी फंस जाएगी, उसमें उलझी रहेगी। तो ऐसा यार ये दिखाने का पंजा था। वही बात तमिलनाडु में हुई है, वही बात केरला में हुई है। तो बंगाल में प्रॉब्लम क्यों था? बंगाल में ममता ही प्रॉब्लम है। उसने अपने लिए प्रॉब्लम बनाया और उसको खुद के लिए प्रॉब्लम बने, इसके लिए अमित शाह ने उकसाया। बिल्कुल वो, ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ममता बनर्जी का पूरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अपना स्टेट हो, केवल एसआईआर से भिड़ने में लगा रहा। अच्छा, ज्ञानेश कुमार जी जब ये इलेक्शन डेट अनाउंस से पहले जायजा लेने गए थे अपनी टीम के साथ, तो उसी समय उनसे अलग अलग पार्टियों ने की, मुलाकात की, और उसी समय ज्ञानेश कुमार से ये इशारे मिलने लगे थे कि वो चाहता है इलेक्शन कमीशन कि वहां 2 फेज में इलेक्शन हो, 2 चरणों में चुनाव हो। टीएमसी ने, यानी ममता बनर्जी की पार्टी, अकेली वो पार्टी थी जिसने इस बात का विरोध किया था कि आप 2 फेज में मत कराइए। लेकिन उसके अलावा बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी पार्टियां, सब ने कहा कि आप कम से कम फेज में चुनाव कराइए, और अंततः 2 फेज में चुनाव हो रहा है। अब टीएमसी पलट के कह रही है कि 2 फेज से हमको फायदा है। आपको क्या लगता है कि जो चुनावी हिंसा, एक जगह से टीएमसी के गुंडे दूसरी जगह ट्रांसफर, दूसरी से तीसरी जगह, और लंबे फेजेस की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ी काट इलेक्शन कमीशन ने निकाली है जो ममता बनर्जी का मतदाताओं को डराने का था? जी नहीं, वो नहीं, मैंने परसों वो उसके वीडियो देखे हैं परेड ग्राउंड के। परेड ग्राउंड पर आने वाले जो लोग थे उनको आप देखो तो आपको समझ जाएगा कि बहुत बड़ा हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। वो अगर आप देखो तो आपको समझ में आता है कि ममता हो या और कोई हो, उससे भी ज्यादा बांग्लादेश का प्रभाव बंगाल के चुनाव पर हो रहा है, मैं मानता हूं, सबसे बड़ा प्रभाव। और ये मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, मुझे याद है जब 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा के होने वाले थे, तब मैंने ये बात बोली थी कि बांग्लादेश की जो घटना है उसका प्रभाव हमें हरियाणा में दिखाई देगा। क्योंकि एक बात साफ थी कि उस वक्त जो सिलीगुड़ी है उसमें पहली रिएक्शन आई थी। सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में हिंदू रास्ते पर उतर आए, बांग्लादेश के खिलाफ बोलने लगे। उसकी रिएक्शन हिमाचल में आई थी। हिमाचल में 1-1.5% भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन वहां जो शिमला में एक कोई मस्जिद है, क्या बोलते हैं उसको, कायदेशीर नहीं है, तो उसका वो जो अतिक्रमण था वो तोड़ने के लिए लोग 10,000 लोग रास्ते पर उतरे। और वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस का एक मिनिस्टर वहां अनशन पर बैठ गया मस्जिद तोड़ने के लिए। तो मैंने बोला हिमाचल से सटा हुआ हरियाणा है, इसमें उसका प्रभाव दिखेगा, और हुआ। अगर बांग्लादेश का प्रभाव हरियाणा पर हो रहा है, बाजू के बिहार पर हो रहा है, तो बंगाल में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव के बाद जो बड़ी हिंसा हुई थी, 5,000 से ज्यादा फैमिलीज भागकर असम गई थी, छावनियों में रखा गया था उनको, याद है? वो वापस लौटे। आज वो उतने डरे नहीं हैं, उनको अनुभव है कि हिंसा होगी तो क्या होगा। अब वो हिंसा करने वाले जो बांग्लादेशी है उसमें से बहुत से लोगों को भगाया है, बचे कुचे हैं वो भी डरे हुए हैं। और कल परसों की परेड ग्राउंड की मीटिंग अगर तुम देखे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। इतनी भीड़ इसके पहले नहीं हुई ऐसा माना जा रहा है। तो वो मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग अपने खुद को आत्मनिर्भर दिखाने के लिए परेड ग्राउंड पर आए थे कि आज हम मोदी के साथ खुद आइडेंटिफाई करेंगे तो टीएमसी के गुंडे हमें हाथ नहीं लगा सकते।
ये दिखाने के लिए भीड़ आई थी, भाषण सुनने नहीं आई थी। ह्यूमन साइकोलॉजी आप समझो, वो क्या दिखाते हैं। एक हम देखते हैं ना हमारे आसपास के इलाके में कोई गुंडागर्दी चलती है, पुलिस वगैरह, तो जो तगड़ा होता है उसके पीछे जाकर हम खड़े हो जाते हैं, समझे। तो मोदी है, देखो समझो हम मोदी के साथ है, ये दिखाने के लिए वो भीड़ आई थी, भाषण सुनने नहीं आई थी। वो भीड़ वोटर है, उसने अपना सिग्नल दे दिया है, तो पता चलता है कि क्या होने वाला है 4 मई को। बिल्कुल बाबू, ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि पहले भी ये देखा है, चाहे वो चुनावी हिंसा की बात रही हो, चाहे बीजेपी पर उसके समर्थक ही आरोप लगाते हैं कि बंगाल में जब ममता हिंसा कराती है तो बीजेपी छोड़ देती है, कुछ नहीं करती अपने। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि वेस्ट बंगाल में जनता आगे है, बल्कि एक कदम बीजेपी उससे पीछे रहती है। जनता एक कदम आगे दिखाई देती है अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेके और बदलती डेमोग्राफी को लेके। भाऊ, मेरी जब बंगाल में बात होती है तो एक बड़ी अजीब सी चीज बंगाल में टहलाई जा रही है, और ये जानबूझ के टहलाई जा रही है या अपने आप पैदा हुआ है या कौन पैदा कर रहा है, ये तो आप बताएंगे। मजे की बात है, वहां एक धड़ा ऐसा है जो ये अफवाह फैला रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ममता बनर्जी एक बार और रिपीट हो जाए। ये बड़ा स्ट्रांगली एक हवा तहराने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये बताएं कि ये कौन फैला सकता है, और दूसरा इसके फैलाने के पीछे वजह क्या है इस तरह की चीजों। नहीं देखो, दुश्मन के खेमे में भ्रम फैलाना ये तो स्ट्रेटेजी होती है ना, तो सामने वाले फैलेंगे, हमको उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है, वरना हम भी उसमें अपना योगदान देते, क्यों हम ऐसी बात करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना कि अगर जनता खुद चुनाव हाथ में ले लेते तो बीजेपी की लीडर भी क्या करेंगे। यस, आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं जब बिल्कुल नया था, 75 की बात, 77 की बात कर रहा हूँ, 50 साल पुरानी, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़े थे इमरजेंसी के बाद, तो वो मुंबई आए थे, वर्ली में उनका एक मीटिंग था, पब्लिक मीटिंग थी। तो हमारा एक साथी था, वो सोशलिस्ट था, पत्रकार था, सोशलिस्ट था। मैंने बोला नारायण चल जाकर मिलेंगे, तुम्हारे नेताजी से बात करेंगे, हमको कहाँ जाने को मिलता है, वह रायबरेली में, उत्तर प्रदेश, समझेगा। तो मैंने उनको पूछा कि भाई रायबरेली की क्या हवा है। तो वो अपने जमाने के वो लालू के बाप थे, वो ऐसे चने खाते थे, जेब से निकालकर चने खा रहे थे और बात कर रहे थे। तो उनके स्टाइल में उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो तो चुनाव मैं जीत चुका हूं, अभी वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा, अरे वोटिंग नहीं हुई तो तुम कैसे जीत गए। तो मुझे बोले बच्चे हो, अभी राजनीति बहुत समझनी है तुम्हें। मैंने बोला वो बात नहीं है, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हो। वो बोले बात ये नहीं है, लोग मुझे नहीं जिताना चाहते, लोगों को राजनारायण से मतलब है ही नहीं, लोगों को इंदिरा को हराना है। अगर गांव गांव घूमकर हाथ जोड़कर मैं बोलूंगा कि भैया मुझे पराजित करो, फिर भी लोग वोट मुझे देंगे, लेकिन मुझे जिताने के लिए नहीं, इंदिरा को हराने के लिए। अब वो हारेगी तो जीतेगा कौन भाई। तो जब जनता तय करती है ना, उसके बाद राजनारायण भी खुद को हरा नहीं सकता। तो अगर बीजेपी भी समझो कोई ऐसा कर रही है, तो बीजेपी खुद को नहीं हरा सकती, ये आप समझ लो, क्योंकि जनता ने तय किया है। जनता मोदी के लिए, बीजेपी के लिए वोट नहीं करेगी, जनता खुद के लिए वोट करेंगे कि हमको ममता नहीं चाहिए बस। अगर ममता को हराने वाला इमरान खान है, इमरान खान को वोट देंगे, आसिम मुनीर को वोट देंगे, ममता को हराना है। ये जो मेंटालिटी होती है ना, उसके बाद आपका बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबू, एक नया टेंडेंसी देखने को मिल रही है लगातार, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, और यहाँ तक कि सबसे रिसेंट अगर आप कह लीजिए तो वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो। विधानसभा चुनाव के अलावा अगर हम कोई आकलन दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, तो महाराष्ट्र का बीएमसी का आप चुनाव देख लीजिए, और चाहे निकायों का चुनाव देख लीजिए। एक नया ट्रेंड ये है कि
वोटर के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से एक तरफा वोटर मन बना के बैठा हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्टों को इसका अंदाजा नहीं होता। यहां तक कि आप बिहार में देखिए तो खुद अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया था, वही उनका संख्या जो है वो नीचे था, और पब्लिक तो उससे बड़ा सोच के बैठी हुई थी, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो। ये एक नया ट्रेंड भाजपा के या एनडीए के पक्ष में जनता की तरफ से क्यों आ रहा है, जिसका आकलन इवन पार्टी भी नहीं लगा पा रही है, और बंगाल भी इससे कोई अछूता नहीं है। नहीं नहीं, इसका कारण एक है ना कि हम भी जो निकले हैं, मैं अलग हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और आंदोलन में आते आते पत्रकार बन गया, तो मुझे पॉलिटिकल थियरीज का पता ही नहीं है। तो इसलिए वो नैरेटिव मुझे अपील नहीं होते, वो मुझे नैरेटिव अपील नहीं होते। तो मैं, जो मेरे सामने 50-55 साल की राजनीति हुई है, उससे मेरे अपने थियरीज बनाए मैंने। तो इसलिए हमको आकलन इसलिए नहीं होता कि हम 2000, 2005, 99, 95 में अटके हुए और जमाना आया है तो 2026 में आया, तो हम लैंडलाइन में फंसे हैं और जमाना आया है स्मार्टफोन पर, तो आपका आकलन फंसेगा ना। अभी भी मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा। मेरे पास देखो स्मार्टफोन है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, साला कहीं गलत हाथ लग जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पुरानी चीजों का इस्तेमाल करने की जो आदत है, तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो मुझे एब्सॉर्ब करने में एक टाइम लगता है और करना भी मुश्किल होता है। सोचता हूं फिर भी हो नहीं पाता। तो ये सब हम जो एनालिस्ट वगैरह आप बोल रहे हैं ना, जो तो बीजेपी के हो या बीजेपी के विरोधी हो या अलग पार्टी के हो, उनकी सोच जो है वो पुरानी हो चुकी है और जमाना नए तरीके से जीने लगा है। अब इंदिरा जी इंदिरा जी इंदिरा जी जो बोलते हैं, इन गधों को पता नहीं इंदिरा जी को मरने से 42 साल हो गए। उस वक्त भी 6, 7, 8 साल के जो हो गए वो 50 साल से ऊपर हो गए, उनको भी इंदिरा गांधी मालूम नहीं है। तो अभी 50 साल के ऊपर का वोटर कितना है और 50 साल के बाद का वोटर कितना है, देखो तो गलती कहां होती है आप समझोगे। उनको इंदिरा अपील नहीं होगी, नेहरू की तो बात ही छोड़ दो। नेहरू की तो ये नेहरू हो इंदिरा हो, वो जो इतिहास है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में है, वहां पढ़े लिखे ना वो इस पर बोलते हैं और वो उस आधार पर आकलन करते हैं, गड़बड़ वहां हो जाती है। तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स पढ़ा ही नहीं हूं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बड़ा एडवांटेज होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 72 की बात है, ये भी 24-54 साल पुराना एक बात बता दूं। दादा कोंडके आपने नाम सुना होगा, मराठी के बड़े कॉमेडियन थे, उन्होंने बड़ी रिकॉर्ड ब्रेक फिल्में वगैरह बनाई चलाई, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था। राशन दुकान में अनाज तौल कर देने वाला मुलाजिम था, तमाशा करते करते निकल गया। तो उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी सोंगाड़िया। तो उस समय के बड़े सब मराठी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उसका मजाक उड़ाते थे, ये क्या फिल्म बनाया है, ये नहीं चलेगी। उसको थिएटर तक नहीं मिल रहा था। आगे चलकर बाला साहब ठाकरे ने उसकी हेल्प की और उसमें उसने बहुत पैसा कमाया। तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो मुझे बोले कि यानी मेरे बाप जैसे है, अनंत दामले क्या अनंत शिंदे वगैरह जो उस समय के बड़े मराठी प्रोड्यूसर वगैरह थे, वो बोले वो उनका अंदाज गलत था, तो मेरा क्यों सही था। मैंने बोला मैं कैसे बोलूं, आप ही बोलिए। तो मुझे एक फर्क एक होता है कि वो पुराने जमाने के थे, उनका आकलन आज के लिए पुराने जमाने के आधार पर था, गलती वहां होती है। तो उन्होंने बढ़िया मुझे उदाहरण दिया, एक बुढ़ा होता है 70 साल का 60 साल का, वो अपने पोते को लेकर शॉर्टकट से तहसील के बाजार में जाता है।
तो अचानक वो कंधे पर बिठाकर पोते को लेके जा रहा है और वो बोलता है देखो शेर आ रहा है, देखो शेर आ रहा है। तो बोलता है चुप, मैं 50 साल यहां से गया हूं, कभी शेर नहीं, तुझे का शेर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में शेर आके सामने खड़ा हो जाता है, तो बच्चा पहले से एक शाखा पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर बुड्ढे को खाता है। तो वो दादा कौन के मुझे बोले अब पोता ज्ञानी था या बुढ़ा ज्ञानी था? मैंने बोला मैं क्या बोलूं? बोले दोनों अपनी जगह सही थे, क्योंकि बुढ़ा जिस आंख से देख रहा था उसके 1.5 फुट ऊपर पोते की आंखें थी, वो दूर का देख सकता था। तो जो ज्ञानी है वो आज के आकलन में फंसते, उसका कारण समझा, ये बड़े ज्ञानी है, बुढ़े हैं। और नया जमाना कंधे पर बैठा है, वो बोल रहा है उस पर इनका भरोसा नहीं है, लेकिन वो सच बोल रहे हैं। उसको दूर का दिखाई दे रहा है, बुढ़े को नहीं दिखा। बुढ़ा अपना जो मेमोरी है उसके आधार पर आज का आकलन कर रहा है, जो वास्तविकता नहीं है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि आप बिल्कुल सटीक रहते हैं। दादा कोंडके ने दिया हुआ उदाहरण है, क्या बढ़िया कहानी उसने बताई। मैं ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने ज्ञानी लोगों से मैंने कभी कुछ सीखा नहीं। मैंने अनाड़ी लोगों से बहुत चीजें सीखी। ये देखो कितना बड़ी बात है कि 1.5 फुट उसकी आंखें ऊपर थी, वो और दूर की देख सकता था, और बूढ़ा अपनी 40-50 साल की मेमोरी पर काम कर रहा था। तो आकलन फंसने का कारण वो होता है। बिल्कुल भाव, और इसीलिए शायद आप सबसे सटीक आकलन देते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो, चाहे बीएमसी का चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो। और इसीलिए हम सब आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उतावला रहते हैं। अब चलते चलते मैं चाहूंगा कि आपने इससे पहले भी, हमारा सौभाग्य रहा है, बंगाल चुनाव पर आपने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बताई, ममता की कमजोरी बताई, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक फैक्टर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ बहुत स्ट्रांग रूप से जुड़ा हुआ है, वो है महिला और युवा। बंगाल में भी ये एक बार फिर रिपीट होते हुए देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जब कहा ना सड़कों पर उतरती है जनता, तो आप देखिए संदेश खाली में बंगाल में महिलाएं हैं उतरी, और नक्सलवाड़ी क्षेत्र में अगर आप देखिए तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सूत्र और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अब बंगाल का चुनाव ममता और भाजपा, इसके बीच में कहां पर? नहीं, ममता भूल गई है कि वो नंदीग्राम के बाद, सिंगूर के बाद क्यों जीती। वो आज उस सीपीएम के रोल में गई है, और ममता की रोल में मां माटी मानुस एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही है, समझे? यस। जो एजेंडा 11-15 साल पहले ममता का था, वो आज बीजेपी का है। परिवर्तन अगर हो रहा है, वो जमाने को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है। गुजरात में लोग सरकार क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि वो उनको खुश रखता है। ममता ने एक गलती की कि अभी मैंने तो सीपीएम को खत्म किया, मुझे कौन रोकेगा, तो बीजेपी आकर खड़ी हो गई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, शेर होता है ना, उसको पिंजरे में रखते हैं ना, तो वो भूखा शेर शिकार करता है। जिसका पेट भरा है ना, वो आपको दिखाई देगा, आप पर हमला नहीं करेगा। तो जनता भूखा शेर होती है जब दूसरे की शिकार करती है। आज बंगाल की जनता जो है, वो उसको ममता ने भूखा शेर बना दिया। तोलाबाजी करो, ये करो, एक्सटॉर्शन करो, गुंडागर्दी करो, हर चीज में हफ्ते ले लो, इससे परेशान हुई जनता है। और जब ये गुंडागर्दी करते हैं तो आगे चलकर लड़कियों को छेड़ेंगे, बलात्कार करेंगे, घर में घुसकर बलात्कार करेंगे, क्योंकि वो तोलाबाजी और इलीगल, वो अगले अगले कदम चलते जाते हैं और जनता परेशान होती है। जो यूपी में नहीं हो रहा है, जो गुजरात में नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा जो होगी सरकार उसको मिलेगा। अगर वो सरकार बीजेपी की तरीके गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसी चलाएंगे तो ममता को कोई नहीं हरा सकता। ममता को कोई नहीं हरा सकता अगर वो योगी जैसी सरकार चलाती, उस दरारे से वो दादागिरी करके। दादागिरी अच्छी के लिए होती है ना। सरकार भी क्या होते,
सरकार तो संवैधानिक गुंडा है, जिसको हम चुनते हैं, बोलते हैं ये सरकार है। एक्चुअली तो गुंडा होता है ना, उसके हाथ में डंडा होता है। बिल्कुल। तो ये ममता भूल गई कि वो संवैधानिक गुंडा बन के काम करती तो उसका हराना मुश्किल था। बिल्कुल भाव। तो दर्शकों, बंगाल के चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भाव का ये आकलन, हमें उम्मीद है कि भाव जिस तरीके से सटीक आकलन करते हैं, बिंबो प्रतीकों के साथ करते हैं, आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर भाव के साथ ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने जिस तरीके से सब्सक्राइब किया है और कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। भाव, आपने हमें समय दिया, बंगाल के बारे में इतने विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी, अपना आकलन रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और भाव दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।